सोनम अपनी सास नीला, ससुर विक्रम, पति अधिक और बेटे टीटू के साथ रहती है। एक दिन जब उसकी ननद लावण्य कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने आती है, तभी वो अपने मायके में आए हुए बदलाव को देखकर चौंक जाती है। अरे ये क्या, घर तो रिनोवेट हो गया, सब कुछ कितना सुंदर हो गया है, मानो मैं किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में आई हूँ। हाँ लावण्या बेटी, ऐसा ही है। अब तेरे भैया और पापा का बिजनेस पहले से काफी अच्छा हो चुका है, इसीलिए हमने ये सब किया है। वाह, ये सोफा भी कितना हाई क्लास है, ऐसा लग रहा है मैं किसी और जगह रहने आई हूँ। हाँ लावण्या, ये लो जूस पियो। लावण्या को ये सब देखकर बहुत जलन सी महसूस होती है। मेरे जाने के बाद तो कितना कुछ बदल चुका है। जब मैं यहाँ पर थी तभी ऐसा कुछ भी नहीं था, और अब मेरे जाने के बाद ये घर तो झोपड़ी से महल बन गया है। लावण्या देखती है कि घर में अब सभी उसकी भाभी का ही कहना मान रहे हैं। सोनम बहू, जल्दी बताओ, आज कौन से रंग का कुर्ता पहनो, हरा या पीला वाला? पापा जी, हरा वाला ज्यादा अच्छा लगेगा, और आज के दिन के हिसाब से हरा रंग ही शुभ है। ठीक है बहू। अरे माँ, आज वो छोले पूरी बनाओ ना, मुझे खाने की बहुत इच्छा है। अरे नहीं लावण्या, वो हम कल परसों बनाएंगे। टीटू की हाल ही में तबीयत ठीक हुई है, और अधिक का कब भी अभी अभी ठीक हुआ है, इसीलिए आज तो लाइट ही खाना बनेगा घर में। लेकिन हाँ लावण्या बेटी, सोनम बिल्कुल सही कह रही है। सोनम, मेरा और पापा का टिफिन कहाँ पर है? और हाँ, ये लो ये साड़ी के पैसे, संभाल कर रखना, तुम्हें अपने खर्चों के लिए दे रहा हूँ। जिसे देखो वो बस सोनम भाभी के इशारों पर ही नाच रहा है। भैया भाभी और माँ पापा को किसी को भी मेरी नहीं पड़ी। भाभी को बराबर पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन आज तक मुझे एक चवन्नी भी नहीं दी। और तो और अब माँ भी मुझे उतना लाड प्यार नहीं कर रही है। ये सब जब से अमीर बने हैं तब से मुझे भूल ही चुके हैं। फिर लावण्या अपने ससुराल चली जाती है। उसके ससुराल में उसकी सास मलिका, ससुर जगजीवन, पति आदित्य और बेटा मोनू होता है। अरे लावण्या, आज मैंने सोनम भाभी और मम्मी जी को देखा था। वो जो नया बड़ा सा शोरूम खुला है ना ज्वेलरी का, वहां से बाहर निकल रहे थे और तुरंत अपनी नई चमचमाती हुई कार में बैठकर चले गए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ये सब तो कितने खुशी से रहते हैं, और मुझे तो सबने एक झटके में ही अपनी खुशियों से बेदखल कर दिया है। लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर एक दिन लावण्या और सोनम मोनू और टीटू के स्कूल के बाहर मिलती है। अरे लावण्या, कैसी हो तुम? और मोनू के कितने मार्क्स आए हैं? टीटू तो क्लास में फर्स्ट आया है। वो मोनू 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया है। कोई बात नहीं लावण्या। और सोनू, तुम अगली बार अच्छे से पढ़ाई करना। टीटू के साथ साथ मैं अब तुम्हें भी पढ़ाऊंगी। ओके मामी। लावण्या अब सोनम के सोशल मीडिया पर फोटोज देखकर बहुत ज्यादा जलने लगती है, और उसकी जलन अब इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अब जादू टोना करने के इरादे तक पहुंच जाती है। बस बहुत हुआ, अब मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। मैं अपने परिवार वालों को बर्बाद करके ही रहूंगी। मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है सबने। उनका ही सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा। पर अब उनका हाल तो मुझसे भी बुरा होगा। खुशियों के लिए तरस जाएंगे वो सब, क्योंकि अब मैं उन पर जादू टोना करने वाली हूँ। फिर एक दिन लावण्या अपने मायके चली जाती है। अरे लावण्या ताई, आप इधर किधर? तुमसे मतलब? हटो यहाँ से, इडियट कहीं की। अरे लावण्या, बैठो ना, क्या लोगी तुम? लेकिन लावण्या बेटी, तो यहाँ पर अचानक से कैसे आ गई? घर में सब कुछ ठीक तो है ना?
हाँ माँ, वो मैं यहाँ पर पास में ही कुछ सामान खरीदने आई थी, तो सोचा कि आप लोगों से कुछ देर मिलती जाऊं। अच्छा किया बेटा जो तू यहाँ पर चली आई। फिर मौका देखते ही लावण्या चुपके से सोनम के कमरे में जाकर उसकी कंघी में अटके हुए बाल निकालकर अपने पास रख लेती है और उन्हें वो अपने साथ ले जाती है। ये सब काम वाली बाई देख लेती है, लेकिन वो किसी को भी कुछ नहीं बताती। फिर लावण्या सोनम के बालों को तांत्रिक के पास लेकर जाती है और तांत्रिक के जरिए वो उन पर जादू टोना करती है। और अब काले जादू के कारण उनके हंसते खेलते परिवार में अचानक से लड़ाई और झगड़े शुरू हो जाते हैं। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पैसे उड़ाने का। खुद को समझते क्या हो तुम अधिक। मैं तुम्हारे घर को संभालती हूँ, बच्चे को संभालती हूँ, और तुम मुझे मेरे खाने पीने पर सुना रहे हो। हाँ हाँ सुनाऊंगा, क्योंकि तुम हो ही उस लायक। अधिक बेटा, इस नालायक को तूने ही सर पर चढ़ा रखा है, अब भुगत उसका नतीजा। और नहीं तो क्या। देवा रे देवा, ये सब क्या हो गया है इस खुशहाल परिवार को। कहीं लावण्य ताई ने जादू टोना तो नहीं कर दिया ना। अब उनके घर में रोजाना ही झगड़े होने लगते हैं। और तो और टीटू भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है और वो सबसे बदतमीजी से पेश आने लगता है। ये सब देखकर और जानकर लावण्या बहुत खुश हो जाती है। एक दिन रोज रोज के लड़ाई झगड़ों के कारण नीला बहुत परेशान हो जाती है। हमारे इतने खुशियों से भरे परिवार को सच में किसी की नजर लग गई है बहू। तू मान या ना मान बहू, लेकिन किसी ने हम पर करनी की है। हाँ माँ जी, मुझे भी अब वही लग रहा है। हम पल में लड़ते हैं और दूसरे ही पल सब ठीक हो जाता है, फिर अचानक से झगड़े होने लगते हैं। ये सब जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही अजीब चल रहा है माँ जी। छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन मेम साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। वो उस दिन लावण्य ताई आई थी ना, तभी मैंने उन्हें सोनम ताई की कंघी में से बाल निकालकर अपने पास रखते हुए देखा था। हो ना हो, उन्होंने ही आप पर जादू टोना किया है। आप लोग किसी बाबा को दिखाओ, अब वही कोई मार्ग बताएंगे। क्या लावण्या? फिर वो दोनों सिद्ध पुरुष बाबा को दिखाते हैं और तभी वो भी लावण्या का ही नाम लेते हैं, जिसके बाद सबको समझ आ जाता है कि लावण्या ने ही जलन के मारे ये सब किया है। फिर वो तांत्रिक बाबा सबको हाथ में सुरक्षा कवच बांधते हैं और घर के चारों तरफ सुरक्षा कील ठोक देते हैं। और जब लावण्या का जादू टोना काम करना बंद करता है, तब वो अपने मायके चली आती है। निकल जा यहाँ से तू अब। अरे तुझे तो मेरी बहन कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। इतना बड़ा जादू टोना करके तेरा मन नहीं भरा क्या? क्या अधिक भैया, ये आप क्या कह रहे हो? हमें सब पता चल चुका है लावण्या कि कैसे तुमने हम सब पर जादू टोना किया है। तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारी नाक के नीचे एक घिनौनी हरकत करोगी और हमें इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है लावण्या। अब हम सब सुरक्षित हैं और अब हम पर किसी काली शक्ति का कोई असर नहीं होगा। तेरी भलाई इसी में होगी कि तू अब यहाँ से निकल जाए। मर चुकी है तो हम सबके लिए। बेशरम कहीं की। अपने ही परिवार के खिलाफ ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? अब लावण्या के लिए उसके घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। बाबा, अब मैं क्या करूं? उन सबको मेरे बारे में पता चल गया है कि मैंने ही उन पर जादू टोना किया था। अब तुम जादू टोने के प्रकोप से नहीं बच पाओगी लावण्या। अब वो तुम पर ही पलटवार करेगा और मैं भी इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। क्या? और वाकई में अब लावण्या का काला जादू उसी पर पलटने लगता है। उसके पति आदित्य का अब बाहर अफेयर शुरू हो जाता है और वो उसके साथ ठीक से पेश भी नहीं आता। बताओ आदित्य, कौन है वो लड़की जिसके साथ तुम अय्याशिया करते हो? तुझे क्या करना है?
वो मेरी जान है जान। अब तू मुझे नहीं पसंद। चल निकल यहाँ से। ये क्या हो गया है तुम्हें आदित्य? कितने शराबी हो गए हो तुम। सब तेरे कारण हुआ है। तू ही पनौती है। अरे जब से हमारे बेटे के जीवन में तू आई है तब से तबाही मचा कर रखी है। मोनू को भी बिगाड़ कर रखा है इसने, इसीलिए वो भी इस साल फेल हो गया है और अब घर में गेम खेलने बैठा है। तू एक बहुत ही बुरी बहू है। तू निकल यहाँ से। हमें नहीं चाहिए तेरी जैसी बहू। निकल यहाँ से। लेकिन पापा जी, माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे निकल चल। इतना कहकर आदित्य लावण्य को जोर से धक्का मारता है। उस रात तूफानी बारिश में भीगते हुए सड़क पर दर दर भटकने लगती है और उसे आखिर में अपनी गलतियों का एहसास हो ही जाता है। मुझे मेरे पूरे कर्मों की सजा मिल रही है। मैंने मेरे अपनों के साथ कितना गलत किया। मुझे तो मर जाना चाहिए। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। तभी वहां पर अधिक और सोनम आते हैं और लावण्य को कार में बिठाकर घर ले जाते हैं और तभी वो सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब। मैंने सच में बहुत गलत किया है आपके साथ। मैं अगर 7 जन्म भी लूं तब भी मेरे पापों की, मेरे पूरे कर्मों की भरपाई नहीं हो पाएगी। लेकिन अब मैं आप सबसे एक आखिरी बार, एक आखिरी मौका मांग रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में सुधरना चाहती हूँ और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। लावण्या की बातें सुनकर उसके सभी घर वाले उसे माफ कर देते हैं और लावण्या अब सच में सुधरने लगती है और सबके साथ अच्छे से रहकर जीवन में फिर से एक नई शुरुआत करती है। सुरभि अपने पति वरुण और छोटी बेटी मीनू के साथ रहती है। वरुण एक शराबी और लड़कीबाज आदमी होता है और वो दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी करता रहता है। एक दिन, वरुण, तुम्हारे शर्ट पर यह किस लड़की के लिपस्टिक के निशान है और ये बाहर क्या गुल खिला रहे हो? ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? हाँ नहीं आती। क्या कर लेगी तू? अपने काम से काम रख। मैं बाहर कुछ भी करूं, तुझे क्या? अरे हमारी एक छोटी बेटी है वरुण, तुम एक पिता होकर भी ये सब कर रहे हो। छी, लानत है तुम पर। तेरी तो ज्यादा मुंह चला रही है तू। ये ले। इतना कहकर वरुण उसे थप्पड़ मारता है और सुरभि और मीनू को घर से बाहर निकाल देता है। सुरभि मीनू को लेकर अपने मायके चली जाती है और जब सुरभि का भाई शौर्य और भाभी दीपिका ये सब देखते हैं तो वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं। सुरभि, ये क्या हो गया तुम्हें? और ये मीनू क्यों रो रही है? सुरभि, बच्चे क्या हो गया है तुझे? कुछ तो बोल, क्यों इतना रो रही है? शौर्य भैया, दीपिका भाभी, वो वरुण ने। सुरभि रोते रोते शौर्य और दीपिका को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद वो दोनों वरुण पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। दीपिका एक लॉयर होती है और वो सुरभि को हिम्मत देते हुए कहती है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है सुरभि। मैं हूं ना, मैं लड़ूंगी अपने ननंद के लिए, उसके हक और हिस्से के लिए। अब तुम उस हैवान के साथ नहीं रहोगी, तुम्हें उसे छोड़ना ही होगा और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन इतनी आसानी से नहीं, तुम अपना हिस्सा लाओगी। हाँ सुरभि, तुम उसे डिवोर्स दे दो। अब यही एक रास्ता है। मन तो कर रहा है कि उसकी अभी जाकर जान ले लूं। नहीं शौर्य, गुस्से में कुछ करोगे तो सही नहीं होगा। मैं तलाक के कागजात तैयार करती हूँ, तुम चिंता मत करो। ठीक है भाभी, मैं उस रिश्ते से मुक्त होना चाहती हूँ। मुझे नहीं रहना उस शैतान के साथ। वो मुझे हर हफ्ते ऐसे ही मारता है। अब तो मैं उसे हर हाल में तलाक देकर ही रहूंगी। फिर दीपिका डिवोर्स पेपर्स तैयार करती है और सुरभि वरुण के घर जाकर अपना सारा सामान लेकर आती है और वो डिवोर्स नोटिस उसके मुंह पर मारती है।
डिवोर्स नोटिस? हाँ वरुण, अब मैं तुम जैसे गिरे हुए बेशरम आदमी के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। चुपचाप मुझे डिवोर्स दे दो, फिर तुम्हें जितनी अय्याशी करनी है करते रहो। लेकिन हाँ, डिवोर्स देकर छुटकारा मिलेगा ये गलतफहमी मत पालना। तुम्हें मुझे मेरा हिस्सा देना होगा, जिस पर मेरा और मेरी बेटी का पूरा पूरा हक है। चुप रहे तो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सब तू पैसों के लालच में आकर कर रही है, ताकि तुझे मुझसे ढेर सारा पैसा मिले। गिरी हुई है तू, लेकिन मैं तुझे डिवोर्स नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। इसीलिए जो करना है कर ले। क्या? चल अब निकल यहाँ से, निकल चल। वरुण फिर से सुरभि को मारने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर शौर्य आ जाता है और वो वरुण को मारने लगता है। तेरी इतनी हिम्मत? सुरभि, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाभी। कान खोलकर सुन ले वरुण, चुपचाप मेरी बहन को डिवोर्स दे दे और उसे इस घटिया रिश्ते से आजाद कर दे, वरना मैं तुझे जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। अरे नालायक आदमी, हंस क्या रहा है? तुम लोगों को जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, लेकिन मैं सुरभि को डिवोर्स नहीं दूंगा। नहीं मतलब नहीं। इतना कहकर वरुण उन डिवोर्स पेपर्स को फाड़ देता है और वो तीनों अपने घर आ जाते हैं। ये सब देखने के बाद सुरभि बहुत चिंतित हो जाती है और वो खाना भी नहीं खाती। फिर दीपिका उसकी थाली लेकर उसके कमरे में जाती है। सुरभि, तुम अगर खाना नहीं खाओगी तो कमजोर पड़ जाओगी, और ये वक्त कमजोर पड़ने का बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं भाभी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मीनू का भविष्य पड़ा है, मैं अकेले क्या करूंगी, कैसे करूंगी? मुझे वो निकम्मा डिवोर्स भी नहीं दे रहा। देगा, बिल्कुल देगा। उसे डिवोर्स देना ही पड़ेगा। मैं एक लॉयर हूँ और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि किस केस को कैसे जीता जाता है, और इस केस में वरुण का वीक पॉइंट है उसकी अय्याशी। वो हर रात क्लब में जाकर पार्टी करता है और फिर लड़कियों के साथ होटल जाकर अय्याशी। फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम उसे उसके इसी वीक पॉइंट के जरिए फंसाएंगे, और उसे ना चाहते हुए भी तुम्हें तलाक देना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पास उसके खिलाफ ठोस सबूत होगा। शादीशुदा होकर भी वो ये सब नहीं कर सकता, और ये तुम्हारे बदन पर निशान, ये भी तुम्हारे पास सबूत है। थैंक यू सो मच भाभी, आप और भैया हो, इसीलिए मुझे इतनी हिम्मत मिल रही है, वरना मैं ये लड़ाई अकेले लड़ ही नहीं पाती। तुम बस हार मत मानो और हिम्मत बांधे रखो। सच्चाई की हमेशा ही जीत होती है, ये बात याद रखना। और मैं तुम्हें तुम्हारा मान और तुम्हारा हिस्सा तो दिला कर ही रहूंगी। सुरभि और दीपिका दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं, जिसके बाद दीपिका सुरभि को अपने हाथों से खाना खिलाती है। तभी वहां पर दीपिका का बेटा अंश और मीनू आ जाती है। मामी मामी, मुझे भी खिलाओ ना, और मुझे भी मम्मा। ठीक है, आओ बेटा मेरे बच्चों। फिर अगले दिन दीपिका जानबूझकर ऑफिस के बाद वरुण का पीछा करते हुए क्लब पहुंचती है, जहां पर वो बाकी लड़कियों के साथ हद से ज्यादा करीब होता है। यही सही मौका है, अभी इसकी फोटोज खींच लेती हूँ, फिर इसके पास अपनी अच्छाई साबित करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। फिर दीपिका फोटोज क्लिक करती है, जिसके बाद वो लोग नई डिवोर्स नोटिस बनाकर वरुण के घर पर भेजती है, और साथ ही वो उसे व्हाट्सएप पर फोटोज भी भेजती है। ओह शिट, ये दीपिका ने कब खींची मेरी फोटोज? नो 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 नो, इनके पास तो मेरे खिलाफ अब सबूत आ गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब ये कौन कॉल कर रहा है मुझे? अननोन नंबर है। हेलो? क्यों नंदोई जी, जोर का झटका कैसे लगा? तुझे क्या लगा वरुण के बच्चे, तू ना कह देगा पर तुझे हम इतनी आसानी से छोड़ देंगे? अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। चुपचाप सुरभि को डिवोर्स दे दे। तुम सब अपने आप को समझते क्या हो?
ये सब दिखाकर मुझे डराओगे, धमकाओगे और मैं डर भी जाऊंगा? अपनी बकवास भरी बातें बंद करो। मीनू सिर्फ सुरभि की बेटी नहीं है, तुम्हारी भी है, और तुम्हें वो स्वीकार नहीं है ये कहकर नहीं चलेगा। अगर तुम उसके पिता हो तो बेटी को उसका हक और हिस्सा तो देना ही होगा, और साथ ही बीवी को भी। तुम्हें हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, समझ गए तुम? शायद इन लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इस सुरभि में तो बहुत हिम्मत आ गई है, उसकी हिम्मत को तो तोड़ना ही होगा। फिर अगले दिन वरुण देखता है कि दीपिका और शौर्य दोनों घर के बाहर जा रहे हैं, और वो मौके का फायदा उठाते हुए घर के अंदर चला जाता है और सुरभि पर चिल्लाने लगता है। तुम क्यों? बहुत पर निकल आए हैं तेरे। अब तो रुक, आज तो तेरे पर काट ही दूंगा। फिर वरुण उसे मारने लगता है। मांगेगी डिवोर्स मुझसे? मांगेगी? नहीं नहीं वरुण, मुझे तुमसे डिवोर्स नहीं चाहिए। सुरभि को इस हाल में देखकर मीनू और अंश बहुत डर जाते हैं। मम्मी, मेरी मम्मी, अंश भैया, देखो ना पापा कैसे मम्मी को मार रहे हैं। तू डर मत मीनू, रुक, मैं अभी मम्मा को कॉल करके बुलाता हूँ। फिर अंश दीपिका को कॉल करता है। अरे अंश बेटा, आपने मुझे कॉल क्यों किया? और बुआ कहाँ पर है? मम्मा, आप और पापा जल्दी से घर आ जाओ। फूफा जी आकर बुआ को बहुत मार रहे हैं। मीनू और मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा, आप प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। क्या? आप डरो मत बेटा, मैं और पापा अभी पहुंच रहे हैं। तभी वक्त रहते ही शौर्य और दीपिका पुलिस के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं, और पुलिस वरुण को गिरफ्तार कर लेती है, और उसे ना चाहते हुए भी सुरभि को डिवोर्स देना ही पड़ता है, जिसके बाद सुरभि को अपना हक और हिस्सा दोनों मिल जाते हैं। थैंक यू भाभी, ये सब आपके कारण ही मुमकिन हुआ है। नहीं सुरभि, इन सब में तुमने भी हिम्मत रखी है, लेकिन अब आगे से तुम्हें हर एक हैवान का खुद ही सामना करना पड़ेगा, और किसी से नहीं डरोगी तुम। अरे इस देश की हर एक दूसरी औरत अपने पति के हाथ से मार खाती है और उसका अत्याचार सहती रहती है, लेकिन ये बात बहुत गलत है। अगर तुम अपने लिए आवाज नहीं उठाओगी तो कौन उठाएगा? खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। जी भाभी, आपने तो मुझे सच में स्ट्रॉन्ग बना दिया है। आपके इस एक कदम से अब बाकी औरतें भी अपने लिए आवाज उठा पाएंगी, और हर औरत को अपने हक और हिस्से के लिए लड़ना ही चाहिए, ना कि घुट घुट कर बिचारी बनकर जीना चाहिए। और इस तरह अंत में सुरभि अपनी बेटी मीनू के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करती है। नित्या अपने पति धीरज और ससुर अंकुश के साथ रहती है। नित्या की शादी के पहले ही उसकी सास का स्वर्गवास हो चुका था। नित्या और धीरज के बीच इतना कुछ ठीक नहीं होता। धीरज बेबी, ये देखो ना, क्या मैं ये गाउन ऑर्डर करूं? इसे पहनकर तो मैं कितनी हॉट और सेक्सी लगूंगी ना, तुम तो पागल ही हो जाओगे। नित्या प्लीज मेरे दिमाग का दही मत करो। ओके, तो फिर मैं तुम्हारे दिमाग का पनीर करती हूँ। नित्या प्लीज अपनी ये बकवास और बेफिजुल की बातें बंद करो और जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। इडियट नॉनसेंस। धीरज की बातों का नित्या को बहुत बुरा लगता है। वो हॉल में जाकर रोने लगती है। तभी वहां पर उसके ससुर अंकुश आते हैं। क्या हुआ नित्या बहू, तुम क्यों रो रही हो? पापा जी, धीरज और मेरी शादी को अब पूरे 6 महीने होने को आए हैं, लेकिन उसने मुझसे आज तक ठीक से बात भी नहीं की है। आई नो ये शादी एक समझौता है, आप और मेरे पापा बिजनेस फ्रेंड्स हैं, इसीलिए ये शादी कराई थी। नहीं नित्या बहू, ऐसा मत सोचो। धीरज पहले से ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसीलिए उसे थोड़ा वक्त लगता है। थोड़े दिनों के बाद अचानक से अंकुश एक जवान लड़की मोना के साथ शादी करके घर आता है, और उन दोनों को देखकर नित्या और धीरज एकदम से शॉक हो जाते हैं।
पापा, ये आपने क्या किया? शादी की तो की, और वो भी एक जवान लड़की से। पापा जी, आपने तो हमें बताया भी नहीं। अरे सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि क्या बताऊं। अब बस अपनी नई सास को स्वीकार कर लो बहू। ये है मोना, मेरी मोना डार्लिंग। हेलो धीरज और नित्या, कैसे हो? अरे धीरज, तुम तो अपने पापा से भी ज्यादा हैंडसम हो। हाँ? थैंक यू मोना जी। नित्या को अपनी नई सास मोना कुछ ठीक नहीं लगती, क्योंकि वो धीरज से कुछ ज्यादा ही चिपकने लगती है। अगले दिन सुबह, बस मैं ये जूस और नहीं पीऊंगा। लेकिन धीरज, चलो धीरज बेटा, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। बाय मोना डार्लिंग। बाय एंकी बेबी। धीरज उस जूस को आधा छोड़कर ही चला जाता है, और जब नित्या किचन में कुछ लेने जाती है, तभी मोना धीरज का वो झूठा अधूरा छोड़ा हुआ जूस पीती है। वाह, धीरज के हाथों ने छुआ है इस ग्लास को, उससे इस जूस का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़िया हो गया है। उतने में वहां पर नित्या आती है, और वो मोना को धीरज का झूठा जूस पीते हुए देख लेती है, और वो हैरान रह जाती है। मम्मी जी, ये आप क्या कर रही है? आप मेरे पति का झूठा जूस क्यों पी रही है? हाँ तो कोई गुनाह कर लिया क्या मैंने? चुड़ैल कही की। अरे धीरज मेरा सौतेला बेटा हुआ तो क्या हुआ, बेटा तो है ना। बेवकूफ कही की। जाओ अब यहाँ से अपनी मनहूस शक्ल लेकर। नित्या को मोना का ये अजीब बर्ताव बहुत खटकता है। आधी रात में अचानक से अंकुश की आंख खुल जाती है। तब वो मोना को कमरे से गायब देखता है। अरे ये मोना कहाँ चली गई? मोना, मोना डार्लिंग, स्वीटहार्ट तुम कहाँ चली गई हो? अंकुश को छत से मोना और किसी आदमी के हंसने की आवाज आती है। ये क्या? ये आवाज तो छत से आ रही है, और ये आदमी की हंसने की आवाज है। आवाज तो सुनी हुई लग रही है। अंकुश जब छत पर जाता है, तब वो देखता है कि मोना छत पर अपने फोन में एक कॉमेडी शो देख रही है, और वो आदमी के हंसने की आवाज फोन में से आ रही थी। क्या तुम भी एंकी बेबी, मुझे तो तुमने डरा ही दिया। लेकिन मोना, तुम इतनी रात गए यहाँ छत पर, ये शो देखने के लिए आई हो? अंकुश बेबी, मुझे घर में बहुत घुटन महसूस हो रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि टेरेस पर आकर खुली और ताजी ठंडी हवा भी खा लूं और शो देखने का भी मजा उठा लूं। अंकुश और नित्या दोनों को अब अपने पति पत्नियों पर हल्का हल्का शक होने लगता है। एक रोज जब नित्या धीरज का शर्ट वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए निकालती है, तब वो उस पर लिपस्टिक का निशान देखती है, और साथ ही उसके शर्ट से एक फीमेल परफ्यूम की महक आ रही होती है। ये क्या? धीरज के शर्ट पर ये किस भूतनी के जहरीले होठों की निशान है, और ये परफ्यूम की खुशबू? ये तो मम्मी जी की परफ्यूम की खुशबू है। इसका मतलब मेरी सास ही मेरी सौतन है। उस दिन भी मम्मी जी का बर्ताव बहुत अजीब था। उसने धीरज का झूठा जूस पिया था। फिर नित्या जाकर अंकुश को सारी बात बताती है। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो नित्या बहू? माना कि मोना तुम्हारी सौतेली सास है, लेकिन तुम उस पर और मेरे बेटे पर इतना घटिया इल्जाम नहीं लगा सकती। तुम्हें कोई हक नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं है पापा जी, लेकिन यही सच है। परसों रात भी वो छत पर गया था। जाते वक्त उसने गले पर निशान नहीं था। आने के बाद उसके गले पर लव बाइट का निशान था। क्या? इसका मतलब परसों रात को छत पर वाकई में कोई आदमी था, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा धीरज ही था। पापा जी, उन दोनों के अफेयर का भांडा फोड़ने के लिए मेरे पास एक प्लान है। हम दोनों उन दोनों को बताएंगे कि हम कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहे हैं। आप बिजनेस ट्रिप पर बता देना, और मैं मायके बता दूंगी, और खाली घर देखकर वो मौके पर चौका जरूर मारेंगे। ठीक है नित्या बहू।
फिर नित्या और अंकुश ये प्लान बनाकर धीरज और मोना को झूठ बोलकर वहां से चले जाते हैं। मोना और धीरज को लगता है कि वो दोनों वाकई में कहीं चले गए हैं, इसीलिए अकेले घर में रहकर वो दोनों खूब रोमांस करते हैं। धीरज जानू, आज कोई भी नहीं है, आज ये घर हमारा है और आज की रात हम दोनों कुछ तूफानी करेंगे। यस जानेमन, कितनी अच्छी लाइफ है ना हमारी। तुम्हारे बाप के प्रॉपर्टी के पैसों पर राज कर रहे हैं हम, और ऊपर से हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं। तभी वहां पर नित्या और अंकुश आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर मोना और धीरज बहुत डर जाते हैं। अंकुश धीरज को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। नालायक, बता कब से चल रहा है ये सब? मुझे माफ कर दीजिए पापा। एक्चुअली मोना और मैं एक दूसरे को 2 साल से प्यार करते हैं, लेकिन आपने मेरी शादी आपके बिजनेस फ्रेंड की बेटी यानी नित्या से कराई, और मैं ये भी जानता था कि आप मेरी शादी मिडिल क्लास मोना से कभी नहीं कराते। मैं और धीरज एक दूसरे से दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए मैंने अंकुश अंकल को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उनसे शादी करके इस घर में आ गई, ताकि मैं 24 घंटे अपने धीरज की आंखों के सामने रहूं और वो भी मेरे सामने रहे। छी, तुम दोनों प्यार में इतना नीचे गिर जाओगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था धीरज। तुमने रिश्ते नाते सबका मजाक बनाकर रख दिया है। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे बता देते ना। तुमने मेरी जिंदगी क्यों खराब की? अब बस, अब और नहीं। मैं तुम दोनों को अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जिंदगी से बेदखल करता हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। क्या? धीरज और मोना खूब विनती करते हैं, लेकिन अंकुश उन दोनों को घर, जिंदगी और प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता है।